हाँ भैया, आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? एक बार देखना, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? पहुंच रही है ना? ठीक है। दिवाली के बाद पहली क्लास नहीं है, दूसरी है। कल एक क्लास हुई थी और आज एक क्लास है ना। ठीक है, सुनो। हम लोग कल क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे स्लोप ऑफ डिफरेंट प्रोसेस इन पीवी डायग्राम। स्लोप ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? क्लियर है ना? सही है ना? सुनो। हम लोग क्या बात कर रहे थे कल? हम लोग बात कर रहे थे स्लोप ऑफ डिफरेंट प्रोसेस इन पीवी डायग्राम। ठीक है। तो मैंने आपको पीवी के पावर एन में एन की वैल्यूज सबके लिए बता दी थी। उसके बाद मैंने आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस बता दिया था। विजुअलाइजेशन और प्रोसेस वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, सब कुछ है ना। आगे हम लोगों को बात करना था कि आइसो थर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक का स्लोप क्या होगा। 2 मिनट सुनो। मुझे डिस्कस करना था थर्ड वन, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक। मुझे स्लोप निकालना था, आइसोथर्मल का स्लोप क्या होता है। तो क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो, पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो पी इंटू डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ वी इंटू डी पी। देन डी पी अपॉन डी वी, डी पी अपॉन डी वी व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी अपॉन वी। दिस इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इन पीवी डायग्राम। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इन पीवी डायग्राम, याद रखना, आइसोथर्मल का स्लोप हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। ठीक। उसके बाद अगर मैं एडियाबेटिक की बात करूं, तो एडियाबेटिक में देखो क्या होगा। अभी मैं ड्रॉ करके एक साथ बता दूंगा। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक तीनों को एक साथ ड्रॉ करके बता दूंगा, है ना। अगर मैं एडियाबेटिक की बात करूं,
तो ये क्या होता है, ये होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट आप करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट करोगे तो पी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो वी की पावर गामा डीपी प्लस वी को डिफरेंशिएट करोगे तो पी एज इट इज आ जाएगा, और ये हो जाएगा गामा इंटू वी के पावर गामा माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएशन होगा। जहां से आप निकालोगे तो आपको मिलेगा वी के पावर गामा डी पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी गामा वी के पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी, देन डी पी अपॉन डी वी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ पी इंटू गामा वी के पावर गामा माइनस 1 अपॉन वी के पावर गामा। वी के पावर गामा माइनस 1 और वी के पावर गामा, ऊपर बचेगा वी के पावर माइनस 1, तो नीचे आ जाएगा तो वी हो जाएगा। तो ये डी पी अपॉन डी वी फॉर एडियाबेटिक, ये हो जाएगा माइनस ऑफ गामा पी अपॉन वी सिंपल। ये स्लोप हो जाएगा किसका, एडियाबेटिक का। और ये भी नेगेटिव है क्या, हाँ ये भी नेगेटिव स्लोप होता है, ये भी नेगेटिव स्लोप होता है ना। ये भी नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक। उसके बाद पॉलीट्रॉपिक का स्लोप, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आप देखोगे 5th नंबर, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती थी, ये होती थी पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक क्या था, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अंतर कहाँ पे आएगा, जहां पर गामा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा केवल। तो जब आप स्लोप लिखोगे तो गामा की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो देखो डीपी अपॉन डीवी ऑफ पॉलीट्रॉपिक, गामा की जगह एन आ जाएगा माइनस ऑफ एन पी अपॉन वी। ये ऐसा हो जाएगा। इसका भी स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप होगा। याद रखना पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक तीनों का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। तीनों का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भैया किसका स्लोप ज्यादा होगा और किसका स्लोप कम होगा, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा, केवल मैग्नीट्यूड को देख रहा हूँ, साइन को हटा दिया जाए और केवल मैग्नीट्यूड को देख रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका हो जाएगा। आपको पता है कि जो एन की वैल्यू है, आपको पता है कि जो एन की वैल्यू है जनरली एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है और गामा से कम होती है। तो ये है माइनस ऑफ पी अपॉन वी, ये गामा इंटू पी अपॉन वी। सबसे ज्यादा स्लोप इसका होगा, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्लोप इसका होगा, फिर पॉलीट्रॉपिक का होगा, फिर आइसोथर्मल का होगा। सिंपल। मतलब अगर मैं स्लोप की बात करूं तो एडियाबेटिक, देन पॉलीट्रॉपिक, एंड देन आइसोथर्मल। सबसे ज्यादा स्लोप होता है एडियाबेटिक का, देन पॉलीट्रॉपिक का, और देन आइसोथर्मल का। और याद रखना तीनों का स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है। एक बार इसको नोट करो, फिर तीनों को पीवी डायग्राम में ड्रॉ करके देखते हैं अपन, है ना। इसको नोट करना।
इसको एक बार नोट करना, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर पाए क्या? सिंपल सी बात है कि तीनों जो स्लोप है ना, तीनों स्लोप हैं, तीनों के तीनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये भी नेगेटिव होगा और ये स्लोप भी नेगेटिव होगा। लेकिन स्लोप सबसे ज्यादा किसका होता है? एडियाबेटिक का, देन पॉलीट्रॉपिक का, और सबसे कम किसका होता है? आइसोथर्मल का। ठीक है, सुनो। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो देखो, मुझे एक बार बता देना, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं सही है गलत है, देखना एक बार। ये कुछ एक्सपेंशन के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। इन तीनों में एक आइसोथर्मल, एक पॉलीट्रॉपिक, एक एडियाबेटिक होगी। ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? स्लोप मेरे भाई, स्लोप 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 निगेटिव होता है। एडियाबेटिक का, पॉलीट्रॉपिक का और आइसोथर्मल का स्लोप हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। यहाँ पर स्लोप अपन ने क्या बनाया? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव होता है ना? स्लोप निगेटिव होता है। ठीक है, देखो मामला क्या होगा। मामला कुछ ऐसा होगा, देखो, ये आइसोबारिक है, ये आइसोकोरिक है, इन तीनों में से एक पॉलीट्रॉपिक है, एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है। ये आपका 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मुझे बता दो 3, 4 और 5 में एडियाबेटिक कौन है? 3, 4 और 5 में एडियाबेटिक कौन है? एडियाबेटिक वो है जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है। स्लोप सबसे ज्यादा जिसका होगा वो एडियाबेटिक होगी। ये आपका क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक। ये आपकी हो जाएगी पॉलीट्रॉपिक, और जिसका स्लोप सबसे कम है वो हो जाएगी आइसोथर्मल। और ये कौन सी थी? आइसोबारिक।
ये कौन सी थी, आइसोकोरिक। ये n इज इक्वल टू कितना है, 0। ये n इज इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी। ये n इज इक्वल टू कितना है, 1। ये n इज इक्वल टू कितना है, n। और ये n इज इक्वल टू कितना है, गामा। ये अपन लिख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ये तो था जब आप एक्सपेंशन के लिए देखोगे। अगर आप कंप्रेशन के लिए देखो तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। ये आइसो बारीक हो जाएगा, ये आइसोकोरिक हो जाएगा, और यहां पर 3 और होंगी कुछ ऐसे। और इसको मैं 3 लिख रहा हूं, इसको 4 और इसको 5। और जिसका स्लोप सबसे ज्यादा वो क्या होगा, एडियाबेटिक होगा। स्लोप सबसे ज्यादा किसका है, इसका। ये आपकी एडियाबेटिक हो जाएगी, ये आपकी पॉलीट्रॉपिक हो जाएगी, और ये आपकी आइसोथर्मल हो जाएगी। ये आपकी आइसोबारिक हो जाएगी, और ये आपकी आइसोकोरिक हो जाएगी। देन ये n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये स्लोप इन्फिनिटी है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू गामा। ये n इज इक्वल टू n, और ये n इज इक्वल टू 1। सिंपल। इसको एक बार नोट करो दोनों को, फिर आगे बात करते हैं। इन दोनों को एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया होगा। ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें थी थर्मोडायनेमिक्स की, है ना। अभी तक अपन ने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की है, सिंपल सी बात की है अभी तक कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है ना। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है, वर्क क्या है, फिर पीवी डायग्राम क्या है, अलग अलग प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, और किस तरह से प्रोसेस को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये सारी बातें अपन ने अभी तक की है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। अच्छा, पीके नाग है ना आप लोगों के पास? पीके नाग है आप लोगों के पास? पीके नाग नहीं है। टेलीग्राम वाले ग्रुप में जाना, टेलीग्राम वाले ग्रुप में जाना, उसमें पीके नाग की आप पीडीएफ पड़ी हुई है। एक्सपेंशन इसमें हो रहा होगा, ये एक्सपेंशन है, और ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है ना। ठीक है, पीके नाग की पीडीएफ पड़ी है टेलीग्राम वाले ग्रुप में, उसको आप देख लेना, है ना। उसी पीडीएफ से अपन लोग क्वेश्चन करते चलेंगे, है ना। मैं आपको क्वेश्चन टिक कराता चलूंगा धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। अपन कोशिश करेंगे कि क्लास में ही अपन पीके नाग सॉल्व कर लेंगे पूरी, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूंगा, आप सॉल्व करते जाना, है ना। एक क्वेश्चन नोट करना उसमें,
और आज थर्मो की एक दो पीडीएफ और हैं, जैसे आपके एचएमटी और एफएम की थी, वो भी मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में, तो आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। ये कर्व ऐसा ही क्यों होता है, क्यों होता है कि क्या मतलब है भाई? अभी भी स्लोप निकाला ना अपन ने, अभी भी स्लोप निकाला ना, उसी स्लोप के अनुसार ड्रॉ किया। स्लोप कैसा आया था? नेगेटिव। स्लोप कैसा आया था? नेगेटिव। स्लोप से पता चला मुझे कि नेगेटिव होता है ना, ठीक है। हाँ, एडियाबेटिक का कर्व भी बता रहा हूँ, एडियाबेटिक का कर्व स्लोप से निकाला ना अपन ने, स्लोप से पता चला मुझे, ठीक है। हाँ, तो स्लोप किसी भी कर्व का हो सकता है, तो जिस कर्व का होगा वो कर्व इस तरह से होगा, सिंपल है ना, ठीक है। सर केमिकल के क्वेश्चन भी करवा देना। हाँ ठीक है, मैं केमिकल के क्वेश्चंस करा दूंगा, है ना, ठीक है। सुनो, केमिकल का मैं हार्ड कॉपी निकला लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ, और केमिकल के क्वेश्चन भी अपन करते चलेंगे, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन नोट करना। लिखना है पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, क्वेश्चन लिखना है पिस्टन सिलेंडर डिवाइस A piston cylinder device contains अच्छा एक काम करोगे, एक पीडीएफ में सेंड करूँ टेलीग्राम वाले ग्रुप में, उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अपन को क्वेश्चन बोलने का समय बच जाएगा। टेलीग्राम वाले ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड करता हूँ मैं, है ना, क्वेश्चन बोलने का समय बच जाएगा, तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देख पाओगे, है ना। एक बार उसी ग्रुप में देखो, मैं थर्मो की कुछ पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, हालांकि पहले से होना चाहिए उसमें, लेकिन पहले होंगी, बहुत पहले होंगी, तो आप लोगों को मिलेगा नहीं, है ना। एक बार टेलीग्राम वाले ग्रुप में देखना, एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ मैं थर्मो की। देखो मैंने 5 अलग अलग पीडीएफ सेंड किए, मिली क्या आपको? देखो मैंने 5 अलग अलग पीडीएफ सेंड किए, मिली क्या आप लोगों को? है ना, 2 मिनट देना, 2 मिनट लगेगा, बाकी बहुत सारा समय बच जाएगा, क्योंकि पीडीएफ में भी, पीडीएफ में ही आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। उसमें देखो एक पूरी संजल की भी पड़ी हुई है, संजल पड़ी हुई है, यूनिसन संजल लिखा होगा, डॉक्टर जॉन एम करके, वो पूरी पीडीएफ है। थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग अप्रोच करके एक लिखा होगा, वो भी संजल है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद पीके नाग भी पड़ी हुई है, थर्मोडायनेमिक्स पीके नाग, उसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं पीके नाग के पूरे, उनको भी अपन देख लेंगे। इसमें थ्योरी और क्वेश्चन है पीके नाग के, है ना। एक सॉल्यूशन वाली है, वो भी मैं सेंड कर दूंगा सामने, मुझे अभी मिली नहीं, है ना, ठीक। और इसके अलावा एक और पड़ी होगी, थर्मोडायनेमिक्स यांत्रिकी करके, है ना, उसको एक बार देखो। एक थर्मोडायनेमिक्स यांत्रिकी करके एक पीडीएफ पड़ी होगी, उसको देखो एक बार। ऐसी कोई पीडीएफ मिली है आपको? थर्मोडायनेमिक्स यांत्रिकी करके एक पीडीएफ मिली है आपको? मिला? उसमें क्वेश्चन नंबर उसे पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उसे पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था आपको। ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स 0.05 मीटर क्यूब ऑफ गैस इनिशियली एट 200 किलो पास्कल. At this time, linear spring that has a spring constant of etna is just touching the piston but exerting no force on it. Now heat is transferred to the gas, causing the piston to rise to compress the spring until the volume inside the cylinder doubles. If the cross-sectional area of the piston is itna, determine final pressure inside the cylinder. दूसरा, total work done by the gas. And तीसरा, fraction of this work done against the spring to compress. है ना, देखो मामला क्या है, आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ थर्मो में बहुत सारी चीजें नहीं है, थर्मो में छोटी सी चीजें हैं, वर्क, हीट, एंट्रोपी, अवेलेबल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, बस इतनी सी चीजें, हम लोग इसी में घूमते रहते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को मैं 3-4 मेथड से बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को 3-4 मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जो आपको पसंद आए उससे आप लोग कर लेना है ना। सुनो, आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ये कोई सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये कोई स्प्रिंग है। ठीक, आपको दे रखा है पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेंस, यहाँ पर गैस है और इनिशियल जो वॉल्यूम है V1 वो है 0.05 मीटर क्यूब, जो P1 है वो कितना है 200 किलो पास्कल। लीनियर स्प्रिंग दैट हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K वो कितना है 150 किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ हीट इज ट्रांसफर टू द गैस, अब इसमें हीट ट्रांसफर करते हैं ना, Q इन, हीट ट्रांसफर करते हैं, कॉजिंग द पिस्टन टू राइज। अब पिस्टन क्या होता है, राइज होता है इसके वजह से, टू कंप्रेस द स्प्रिंग अंटिल द वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर बिकम्स 2 टाइम। जो V2 है वो हो जाता है 2 ऑफ V1, इनिशियली था 0.05, ये हो जाएगा 0.1 मीटर क्यूब। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज, एरिया है 0.25 मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है फाइनल प्रेशर और वर्क। सुनो सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन करना अपना टारगेट नहीं है, अपना टारगेट है चीज़ों को समझना, है ना। मैं इसको 3-4 मेथड से कर रहा हूँ, अपन तीनों चारों मेथड देखेंगे, फिर जो अच्छा लगेगा उसको अपन देख लेंगे, है ना। सुनो, मुझे क्या करना है, मुझे फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पर कोई गैस थी, मैंने हीट एडिशन कराया, गैस क्या हो गया, एक्सपेंड होगी, पिस्टन राइज होगा, राइज होगा तो इस स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। मान लो कि फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है, ये मान लो कि फाइनल स्टेट ऑफ पिस्टन है, फाइनली पिस्टन यहां पे पहुंच गया है, तो मुझे तो पहले ये निकालना है कि पिस्टन कितना राइज हुआ, तो पिस्टन कितना राइज हुआ मुझे ये निकालना है एक्स। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम होगा ये जो चेंज इन वॉल्यूम है गैस का, ये कितना हो जाएगा एक्स इंटू पिस्टन का एरिया, एरिया ऑफ द पिस्टन इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो वॉल्यूम फाइनली कितना हो गया है 0.1, इनिशियली कितना था 0.05, इज इक्वल टू एरिया कितना है 0.25 इंटू एक्स। मुझे यहां से एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, मुझे यहां से एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। कितनी आएगी 0.2 मीटर।
ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब भी कोई क्वेश्चन आपको दे रखा हो जिसमें वेट वगैरह की बात ना करे, सिलेंडर दे रखा है, पिस्टन दे रखा है, पिस्टन के वेट की बात नहीं करता, तो हम लोग वेट को हमेशा निग्लिजिबल मान के चलते हैं, वेट को कंसीडर नहीं करते। ठीक, तो देखो मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। आप इनिशियली ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियली ये पिस्टन है, इनिशियली जो पिस्टन है उसने बोला है, उसमें क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो कि जो इनिशियली जो स्प्रिंग है वो जस्ट टच कर रही है पिस्टन को, बट कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही है। उसमें लिखा है इनिशियली स्प्रिंग इज जस्ट टचिंग द पिस्टन बट एक्सर्टिंग नो फोर्स ऑन इट, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही। तो इनिशियली स्प्रिंग का कोई फोर्स नहीं है, तो ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, पी एटमॉस्फेयर इंटू एरिया, और नीचे से फोर्स कौन सा लगेगा, गैस का प्रेशर इंटू एरिया। और ये दोनों बराबर रहे होंगे तभी पिस्टन इनिशियली इक्विलिब्रियम में रहा होगा। मतलब पी एटमॉस्फेयर इंटू एरिया इज इक्वल टू पी गैस इंटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी पी एटमॉस्फेयर की पी गैस के बराबर, और पी गैस इनिशियली कितना था 200। ये हो जाएगा मामला। ठीक, फाइनली क्या हुआ देखो, ये इनिशियली बनाया था, फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये आपका पिस्टन है, ऊपर कौन था भाई, पिस्टन ऊपर राइज होना शुरू हुआ, और जैसे ही राइज होगा तो स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग उसको रजिस्ट करेगी, है ना। हो सकती है एटमॉस्फेरिक भाई लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अलग हो सकता है ना। ठीक है, सुनो, ऊपर एक फोर्स और आ जाएगा, आप कौन सा, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर स्प्रिंग का फोर्स और आ जाएगा, कौन सा, एफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, के एक्स, आपको बचपन से पता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। और नीचे कौन था, गैस का फाइनल प्रेशर, पी गैस फाइनल इंटू एरिया। भाई गैस का प्रेशर चेंज हो गया होगा ना, ठीक, और अगर गैस का प्रेशर चेंज हो जाएगा तो देखो अब भी ये एक्विलिब्रियम में होगा, एक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्सेस बराबर होंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, पी गैस इंटू एरिया इज इक्वल टू एफ स्प्रिंग के एक्स प्लस पी एटमॉस्फेयर इंटू एरिया। ये हो जाएगा पी गैस इज इक्वल टू के एक्स बाई एरिया प्लस पी एटमॉस्फेयर। पी गैस हो जाएगा, के एक्स कितना, के की वैल्यू ये है 150, एक्स कितना है 0.2, पी एटमॉस्फेयर कितना है 200। मुझे इसकी वैल्यू बताओ कि गैस का फाइनल प्रेशर कितना आएगा, के एक्स बाई एरिया भी तो था, के एक्स बाई एरिया भी तो था, 0.25 भी तो आएगा। पी गैस फाइनल बताओ मुझे कितना आएगा, 320, 320 किलो पास्कल। समझ पाए, ठीक है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो होते हैं, एक लोकल एटमॉस्फेरिक और एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक। तो हो सकता है ये लोकल एटमॉस्फेरिक हो, किसी रूम में पिस्टन सिलेंडर रखा है
उस रूम का प्रेशर 200 किलो पास्कल रहा हो, लगभग 2 बार के बराबर रहा हो सकता है। तो मैंने किया क्या, कुछ भी नहीं करना था मुझे निकालना था फाइनल प्रेशर। इनिशियली पिस्टन यहाँ था, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, नीचे से गैस का प्रेशर, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर कर दिया, पी एटमॉस्फेयर इतना आ गया। फिर पिस्टन ऊपर गया, स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाना शुरू कर देगी, वो एफ स्प्रिंग ये है, पी एटमॉस्फेयर लगेगा ही लगेगा, पी गैस लगेगा, तो इनको इक्वेट कर दिया और पी गैस फाइनल निकाल लिया। देखो ये बात आपको समझ में आई हाँ या नहीं, ये बात आपको समझ में आई हाँ या नहीं? इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? फाइनल स्टेज ऑफ पिस्टन फिर से समझा दूं, सुनो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि पिस्टन यहाँ पर क्या होगा, राइज होगा। पिस्टन जब राइज होगा तो स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। आप समझो, आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग क्या करती है, आराम से कंप्रेस हो जाती है क्या? नहीं ना, स्प्रिंग उसको रजिस्ट करती है। आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग हमेशा रजिस्ट करती है। तो आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो ये स्प्रिंग रजिस्ट करेगी, एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी। तो अब एक स्प्रिंग का फोर्स आ जाएगा, ये है एटमॉस्फेयर वाला फोर्स लगेगा ही लगेगा, और गैस का प्रेशर कुछ हो जाएगा तो गैस का फाइनल प्रेशर इनटू एरिया, एक ये फोर्स लगेगा, और तीनों को इक्वेट कर दिया है। सिंपल, समझ पाए? ठीक है, देखो आगे। अब सुनो, आगे मुझे क्या निकालना था? आगे मुझे निकालना था फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर एंड फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग। सुनो 2 मिनट, ये आपका डायग्राम था। ठीक, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। जब पिस्टन राइज हुआ, जब पिस्टन राइज हुआ, ये गैस है और यही आपका सिस्टम है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन 2 सेकंड का है, मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको तरीके बता रहा हूं, है ना? ये गैस है, यही आपका सिस्टम है। आपका सिस्टम एक्सपेंड हुआ, पिस्टन ऊपर उठा। पिस्टन जब ऊपर उठेगा तो किन किन चीजों का अपोज करेगा? पहला स्प्रिंग का और दूसरा एटमॉस्फेयर का। भैया यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी तो है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी तो है। तो इस गैस को या फिर सिस्टम को दो चीजों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, पहला एटमॉस्फेयर के और दूसरा स्प्रिंग के। तो आप वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर निकाल लो
और वर्क डन अगेंस्ट सिस्टम अगेंस्ट स्प्रिंग निकाल लो। तो 2 मिनट सुनो। अगर आपसे कोई पूछता है वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग होगा, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी स्प्रिंग में, क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, हाफ के कितना था? 200, एक्स स्क्वायर मतलब 0.2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी? 3 किलो जूल आएगी क्या? ये है वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग। और वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, अगर कोई पूछता है, अगर कोई पूछता है कि वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर कितना है, भैया एटमॉस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्या? एटमॉस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्या? बिल्कुल रहता है। जब मैं वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर लिख रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं डेल्टा डब्ल्यू अगेंस्ट एटमॉस्फेयर लिख रहा हूं, याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ पी एटमॉस्फेयर इनटू डीवी। आप याद करो कि ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपसे एक दिन पूछा था कि इनमें से कौन सा सही है, पी एटमॉस्फेयर इनटू डीवी, पी गैस इनटू डीवी, पी गैस माइनस पी एटमॉस्फेयर इनटू डीवी। याद आ रहा है आपको? जब मैंने आपसे कहा था कि डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो मैं अभी वर्क डन बाई गैस निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूं वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। तो यहां पर किसका प्रेशर लूंगा? एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू एटमॉस्फेयर, ये कितना है? पी एटमॉस्फेयर को ले लो कॉमन, कांस्टेंट है ना, और V2 माइनस V1, ये कितना है? 200, और V2 कितना है? 0.1 माइनस 0.05। इसकी इसको कैलकुलेट करना, कितना आएगा? 0.05 इंटू 200 कितना आएगा? 10 किलो जूल। हाँ, ये डेल्टा डब्ल्यू एटमॉस्फेयर। अच्छा, यहाँ पर 150 है क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट 150 है ना? ठीक ठीक ठीक। सुनो, ये डेल्टा डब्ल्यू एटमॉस्फेयर आया। अब मुझसे कोई पूछता है कि भैया गैस ने वर्क कितना किया, गैस का वर्क कितना है, वर्क डन बाई गैस कितना है? तो मैं क्या देखूंगा कि भाई गैस ने किसके किसके अगेंस्ट वर्क किया। गैस ने स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क किया क्या? बिल्कुल। स्प्रिंग को राइज कंप्रेस किया। एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क किया क्या? बिल्कुल। एटमॉस्फेयर को डिस्प्लेस किया। मतलब अगर मैं निकालना चाहूं वर्क डन बाई गैस कितना है, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा डब्ल्यू अगेंस्ट स्प्रिंग प्लस डेल्टा डब्ल्यू अगेंस्ट एटमॉस्फेयर जो होगा, इन दोनों का जो समेशन होगा वो गैस ने ही तो किया भाई। ये गैस ही तो है जो एक्सपेंड हो रही थी और इसको डिस्प्लेस कर रही थी। तो इन दोनों का समेशन क्या होगा? वर्क डन बाई गैस हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 3 + 10 कितना? 13 किलो जूल। सिंपल। एक बार इसको नोट करो, फिर इसी में आगे बात करते हैं अपन। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। स्प्रिंग वाला, भाई ये पिस्टन राइज होगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग।
स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड का ये फार्मूला होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होगी वही वर्क किया होगा अगेंस्ट स्प्रिंग, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया है ना। नोट कर पाए क्या? डन ना? 2 मिनट सुनो। दो मिनट सुनो। इसको मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं क्या करता हूं कि इसको, मुझे दे रखा है कि लीनियर रिलेशनशिप है, जो स्प्रिंग है उसका एक लीनियर रिलेशनशिप है, और लीनियर ही होता है भाई, F इज इक्वल टू के एक्स ही होता है, स्प्रिंग में लीनियर ही होता है। इसका मतलब है कि F इज इक्वल टू के एक्स है। फोर्स को क्या लिख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू के एक्स। तो प्रेशर इंटू एरिया का स्क्वायर कर दो और इधर भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो एरिया का, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन ए स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम के। नोट मत करना, आपको जस्ट बता रहा हूं मैं। अगर मुझे कोई कहे ना कि F इज इक्वल टू के एक्स है, तो मैं F को प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। इज इक्वल टू के एक्स, एक एरिया को और मल्टीप्लाई कर दो, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर एक्स इंटू एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। के और पिस्टन का एरिया दोनों कांस्टेंट है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। तो अगर कभी भी आपको स्प्रिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है तो याद रखना कि प्रेशर और वॉल्यूम में एक लीनियर रिलेशन होता है। ये बात समझ में आई आपको? अगर कभी भी स्प्रिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है तो प्रेशर और वॉल्यूम में एक लीनियर रिलेशन होगा। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपको ये बात भी समझ में आती होगी आपको ये बात भी समझ में आती होगी। हाँ, प्रेशर को आप वैसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू ए वी प्लस बी, वैसे भी लिख सकते हो, Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वैसे भी लिख सकते हो ना। ये आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि P1 इज इक्वल टू कितना था, 200 किलो पास्कल, V1 कितना था, 0.05 मीटर क्यूब, एंड P2 कितना था, 320 किलो पास्कल, V2 कितना था, 0.1 मीटर क्यूब। कितना था? ड्रॉ कर लो पीवी डायग्राम में, ड्रॉ कर लो पीवी डायग्राम में, देखो। P1 V1, P2 V2, ये P1 कितना था, 200, V1 कितना था, 0.05, ये स्ट्रेट लाइन, ये P2 था कितना, 320, और ये V2 था कितना, 0.1, ये क्या है, किलो पास्कल, और ये क्या है, मीटर क्यूब। आपको पता है कि पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, वर्क देता है। और यहाँ पर दो बनेंगे, देखो। ये कौन सा प्रेशर था, ये पी एटमॉस्फेयर भी था। 200 किलो पास्कल क्या था, पी एटमॉस्फेयर भी था, आपको याद होगा। मतलब 200 किलो पास्कल के नीचे वाला जो एरिया है वो आपको एटमॉस्फेरिक वर्क देगा, और उसके अलावा जो ऊपर वाला एरिया है वो आपको स्प्रिंग वर्क देगा। तो जो ये वाला एरिया है ये आपको देगा पी डेल्टा डब्ल्यू एटमॉस्फेयर, और जो ये वाला एरिया है
ये आपको देगा डेल्टा डब्ल्यू स्प्रिंग। भाई 200 किलो पास्कल क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसके नीचे वाला एरिया एटमॉस्फेरिक के अगेंस्ट वर्क देगा, और उसके अलावा जितना बचा वो सब किसके अगेंस्ट हुआ, स्प्रिंग के अगेंस्ट हुआ। ठीक, सुनो, तो यहां पर आप एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट अगर वर्क निकालोगे तो इस एरिया को निकाल लो, और स्प्रिंग के अगेंस्ट निकालोगे तो इस वाले एरिया को निकाल लो, सिंपल। ठीक है, तो देखो एक बार, अगर डेल्टा डब्ल्यू एटमॉस्फेयर निकालोगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, प्रेशर कितना है 200, ये है 200, और ये कितना है 0.1 माइनस 0.05, कितना आएगा 10 किलो जूल, सिंपल। डेल्टा डब्ल्यू स्प्रिंग निकालो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया हुआ है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो 1/2, बेस कितना है, ये है 0.1 से 0.05 तक, हाइट कितनी है, ये है यहां से यहां तक 320 माइनस 200, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 3 किलो जूल, सिंपल। ठीक है, 2 मिनट सुनो मैं क्या कह रहा था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लीनियर रिलेशनशिप है, और अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो पीवी डायग्राम में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो भैया मेरे अपन ने P1 V1 ये लिखा था और P2 V2 ये लिखा था। ठीक, तो P1 V1 और P2 V2, P1 V1 ये है, ये आपका 1 पॉइंट है और ये आपका 2 पॉइंट है। 1 पॉइंट पे प्रेशर ये था और वॉल्यूम ये था, 2 पॉइंट पे प्रेशर ये हो गया था और वॉल्यूम ये हो गया था, आप कैलकुलेट कर चुके हो। ये है स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, आपको वर्क देता है। 200 किलो पास्कल क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 200 किलो पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। तो 200 किलो पास्कल के नीचे का एरिया, मतलब इसके नीचे का एरिया जो ग्रीन कलर से मैंने हैश किया है, ये आपको देगा वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। और इसके अलावा जितना भी एरिया बचा वो कौन सा वर्क देगा, स्प्रिंग वाला, क्योंकि भाई इसके अलावा क्या था, स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क ही तो था, और कुछ था ही नहीं, है ना। तो इसको एक बार नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। इसको एक बार नोट करो और देखो एक बार समझ में आया क्या, नहीं आया हो फिर पूछो। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? कैलकुलेशन पूछ रहे हो मेरे भाई, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, ये कितना है 200, ये कितना है 0.1 माइनस 0.05, ये लिखा है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये कितना है 0.1 माइनस 0.05, ये लिखा है। ये कितना है 320 माइनस 200, ये लिखा है। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल, ट्राइंगल का एरिया।
ठीक है। हाँ भाई, ये बात समझ में आई, हाँ या नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, देखो मामला क्या है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या करूं, आपको गैस का प्रेशर पता है कि एक लीनियर फंक्शन है, और अगर लीनियर फंक्शन है वॉल्यूम के साथ तो स्ट्रेट लाइन मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मान लो v इज इक्वल टू ए वी प्लस बी, है ना, और मान लो ये है, और P1 V1 और P2 V2 की वैल्यू पता है, पुट कर दो इसमें। P1 V1 की वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू ए, V1 कितना है 0.05 प्लस बी, और P2 V2, P2 कितना है 320 इज इक्वल टू ए, V2 कितना है 0.1 प्लस बी। सॉल्व करना है इसको, ए और बी की वैल्यू निकालना। दिस माइनस दिस 120 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 0.05 ऑफ ए, ये कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू होगी 120 अपॉन 0.05। मुझे ए की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 80। 80 कैसे आएगी यार, ज़्यादा आएगी ना। ए की वैल्यू 80 आएगी क्या? 80 से ज़्यादा आएगी, 2400। ये ए की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू इधर पे पुट करना, 200 इज इक्वल टू 2400 इंटू 0.05 प्लस बी। मुझे बी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? मुझे बी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 80 आएगी क्या? 80 आएगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, वो हो जाएगी P इज इक्वल टू ए, मतलब 2400 V प्लस 80। ये किसका प्रेशर है? ये गैस का प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर है जो लीनियरली चेंज हो रहा है। तो आपसे कोई पूछता है कि वर्क डन बाई गैस कितना होगा, तो निकाल लो आप, सिंपल। आपसे पूछता है कोई कि वर्क डन बाई गैस कितना है, तो आपको पता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी वी। पुट कर दो प्रेशर की वैल्यू, 2400 V प्लस 80, और इंटीग्रेट कर दो डी वी, V1 से V2 तक 0.05 से 0.1, सिंपल। इंटीग्रेट कर लो, सबको आता है। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाई गैस 2400 V स्क्वायर बाई 2, मतलब 0.1 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर बाई 2 प्लस 80.1 माइनस 0.05। इसको सॉल्व करना और मुझे डेल्टा डब्ल्यू गैस बता दो कितना आएगा। बेटा मैं वर्क डन बाई गैस निकाल रहा हूँ ना। जब वर्क डन बाई गैस निकालते हो तो क्या करते हो, पी गैस इंटू डी वी करते हो ना। पी एटमॉस्फेयर क्यों इंक्लूड होगा, है ना। वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर निकालते तो पी एटमॉस्फेयर इंटू डी वी आता, है ना। नेट वर्क डन निकालते तो पी गैस माइनस पी एटमॉस्फेयर आता, है ना, सिंपल। कितना आ रहा है? 13। ठीक है।
कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जनता को होता है कंफ्यूजन, लेकिन उसका निवारण करो हमेशा, है ना। कंफ्यूजन दूर करो अपना। वर्क डन बाई गैस निकाल रहा हूँ तो पी गैस ही लिखूंगा। वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर निकाल रहा हूँ तो एटमॉस्फेयर ही लिखूंगा। और नेट वर्क डन निकाल रहा हूँ तो पी गैस माइनस पी एटमॉस्फेयर लिखूंगा, सिंपल, है ना। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा था वर्क डन बाई गैस, तो मैं लिखूंगा पी गैस। यहाँ पर जो है ना वो पी गैस है, और ये गैस का प्रेशर था 200 और 320, इनिशियल और फाइनल। ये गैस का वॉल्यूम था, इतना और इतना, है ना। नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो प्रेशर की इक्वेशन है, ये तो प्रेशर की इक्वेशन है, गैस के प्रेशर की इक्वेशन है ना, बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। जिस समय आप फाइनल प्रेशर 320 लिख रहे हो ना, जिस समय आप फाइनल प्रेशर 320 लिख रहे हो ना, उस समय आपने सारी चीजें इंक्लूड कर ली हैं ऑलरेडी, है ना। वर्क डन के रेफरेंस में अगेंस्ट एंड बाई सेम सिग्निफिकेंस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखो, ये जो पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, ये वर्क डन बाई गैस है और वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर है। जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो ये वर्क डन बाई गैस है और वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर है। समझ पा रहे हो? तो बाई और अगेंस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, अपोजिट चीजें हैं ना। बात समझ गए क्या? है ना। इसको एक बार नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। इसको एक बार नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, या फिर देखो, आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। फ्री बॉडी डायग्राम से प्रेशर की एक इक्वेशन बना लो। किसी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो ऐसा होगा, ये पिस्टन है ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पी एटमॉस्फेयर लगेगा इनटू एरिया, और यहाँ पर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू के एक्स, और यहाँ पर क्या लगेगा, पी गैस इंटू एरिया। सिंपल, कुछ भी नहीं है। इस इक्विलिब्रियम पे इसको क्या होगा, इक्वेट कर दो। ये इक्वेशन अपन बना चुके थे पहले ही। तो पी गैस इंटू एरिया इज इक्वल टू के एक्स प्लस पी एटमॉस्फेयर इंटू एरिया। पी गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स बाई एरिया प्लस पी एटमॉस्फेयर, सिंपल। और इसको इंटीग्रेट करके निकाल लो। इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाई गैस, तो डेल्टा डब्ल्यू बाई गैस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी गैस इंटू डी वी। तो ये हो जाएगा पी गैस इंटू डी वी को लिख सकता हूँ एरिया इंटू डी एक्स। एरिया ऑफ द पिस्टन क्या है, कांस्टेंट है। या फिर पी गैस का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, के एक्स बाई एरिया प्लस पी एटमॉस्फेयर इंटू एरिया इंटू डी एक्स।
एरिया से अंदर मल्टीप्लाई करूं kx प्लस पी एटमॉस्फेयर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, और इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे? स्प्रिंग इनिशियली कितनी कंप्रेस थी? 0, और फाइनली कितनी कंप्रेस हो गई है? 0.2। समझ पाए क्या? इंटीग्रेट कर दो, वैल्यू निकाल लो, डेल्टा डब्ल्यू गैस आ जाएगा। कर लोगे क्या? हाँ भाई, कर लोगे क्या? ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। देखो, थर्मो में सबसे अच्छी बात यह है कि थर्मो में कोई मेथड नहीं है। थर्मो सबसे इजी इसीलिए है क्योंकि थर्मो में कोई मेथड नहीं है। थर्मो में आपको थोड़ी सी समझ है अगर वर्क हीट वगैरह वगैरह की, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और थर्मो सबसे डिफिकल्ट भी इसीलिए है क्योंकि थर्मो में कोई मेथड नहीं है। जनता कंफ्यूज ही होती रहती है कि करना क्या है। लोगों को थर्मो में ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करें, है ना? ठीक है, तो बेसिक सी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो थर्मो सबसे इजी है, अन्यथा थर्मो सबसे कठिन है ना? इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। डन ना? सुनना, उसी वाली पीडीएफ में जिसमें ये वाला क्वेश्चन था ना, उसी वाली पीडीएफ में जिसमें ये वाला क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन और है। देखो पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। देखो पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एक बार पढ़ो उसको। देखो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है पिस्टन एंड सिलेंडर डिवाइस मशीन। ये पीके नाक का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल का, है ना? पिस्टन एंड सिलेंडर मशीन कंटेनिंग ए फ्लूइड सिस्टम हैज ए स्प्रिंग डिवाइस, सॉरी स्टीयरिंग डिवाइस इन द सिलेंडर। द पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस एंड हेल्ड डाउन अगेंस्ट द फ्लूइड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द इतना 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 स्टीयरिंग डिवाइस टर्न इतना रिवॉल्यूशन विद एवरेज टॉर्क ऑफ इतना, है ना? मीनवाइल द पिस्टन ऑफ इतना डायमीटर मूव्स ऑफ इतना, फाइंड आउट द वर्क डन, वर्क ट्रांसफर फॉर द सिस्टम। सुनो, देखो पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, एक ऐसा डायग्राम दे रखा है। ये पिस्टन है, और यहाँ पर कोई स्टीयरिंग डिवाइस लगी हुई है, और यहाँ पर क्या है, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, ये आपका सिस्टम है। ये आपको दे रखा है कि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेनिंग अ फ्लूइड सिस्टम, द पिस्टन ऑफ फ्रिक्शनलेस, इट इज हेल्ड डाउन अगेंस्ट द फ्लूइड प्रेशर इतना, द स्टीयरिंग डिवाइस टर्न। जो रिवॉल्यूशन है एन कितना दे रखा है, 10,000 रिवॉल्यूशन। टॉर्क कितना है, टॉर्क दे रखा है 1.275 मेगा न्यूटन। मेगा न्यूटन नहीं है यार, वो न्यूटन मीटर है ना? इनको न्यूटन मीटर लिखना चाहिए ना, उन्हें मीटर न्यूटन लिख दिया है ना?
मीनवाइल द पिस्टन ऑफ डायमीटर कितना है 0.6 मीटर, और ये कितना मूव कर जाता है यहाँ पर 0.8 मीटर। वर्क ट्रांसफर फॉर सिस्टम क्या होगा, सुनना। सुनो, सुनो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पिस्टन मूव कर गया है, एक्स की लिमिट जीरो से होगी, जीरो से जितना एक्स डिस्प्लेस हो रहा था ना, ठीक है। सुनना, ये पिस्टन फाइनली यहाँ पर पहुंच गया है, पिस्टन फाइनली यहाँ पर पहुंच गया। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है ना, इसके साथ कितने वर्क इंटरेक्शन हो रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये जो सिस्टम है ना, इसके साथ कितने वर्क इंटरेक्शन हो रहे हैं? दो हो रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है। मैंने आपको चार ही वर्क पढ़ाए हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क, स्टीरर या पैडल व्हील वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क और फ्लो वर्क। पूरे थर्मो में इन चारों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये चीजें देखना आता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये स्टीरर वर्क है, और दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट वर्क है। स्टीरर वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो देखो दो वर्क हैं। डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम जो आएगा वो दो आएगा, एक तो डेल्टा डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट है, प्लस एक डेल्टा डब्ल्यू स्टीरर है। वही है सॉफ्ट वर्क है ना जो अपन ने पढ़ा था, डेल्टा डब्ल्यू स्टीरर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? सिस्टम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है? सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, और अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक। स्टीरर वर्क क्या होगा, स्टीरर रोटेट कर रहा है, मतलब सिस्टम पर वर्क कर रहा है, सिस्टम पर वर्क कर रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जो स्टीरर वर्क है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले क्वेश्चन से, पहले दूसरे क्वेश्चन है ना, बाकी इन सारी चीजों की समझ आपको होगी पहले से, है ना। तो अलग अलग निकाल लेते हैं। डेल्टा डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किसके अगेंस्ट है, एटमॉस्फेयर, देन पी एटमॉस्फेयर इनटू क्या हो जाएगा, डीवी। पी एटमॉस्फेयर कितना है 101.325, डीवी कितना हो जाएगा, पिस्टन का एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर कितना है 0.6, पाई बाई 4 इंटू 0.6 स्क्वायर इंटू 0.8। मुझे वैल्यू बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्क की कितनी आएगी। मुझे वैल्यू बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्क की कितनी आएगी। मुझे वैल्यू बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्क की कितनी आएगी। 22.92 किलो जूल। और डेल्टा डब्ल्यू स्टीरियर क्या था, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब एंगुलर रोटेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फोर्स के जगह टॉर्क, और टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2 पाई एन, सिंपल। टॉर्क कितना था 1.275, ये हो जाएगा 2 पाई एन कितना है 10,000। इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा।
और मेरे भाई ये डिस्प्लेसमेंट वर्क पॉजिटिव आएगा, है ना। ये कितना आएगा? 80.07। एक बार क्रॉस चेक करते जाना, है ना, किलो जूल। और ये किस में आएगा? ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम था, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम था। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22.92 पॉजिटिव माइनस 80.07। मुझे नेट बता दो कितना आएगा? 57.19। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो फाइनली नेट देखोगे तो नेट वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ गए क्या? कुछ भी नहीं करना है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। क्वेश्चन देख करके कभी घबराना मत, आराम से देखो क्वेश्चन को, कितने वर्क इंटरेक्शन है, कितने हीट इंटरेक्शन है, एक एक को सॉल्व कर लो। साइन कन्वेंशन पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितने वर्क इंटरेक्शन थे? 2। स्टीरर वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क। डिस्प्लेसमेंट वर्क पॉजिटिव था, अगेंस्ट एटमॉस्फेयर था, और ये नेगेटिव था, वर्क डन ऑन द सिस्टम था। दोनों निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी, सिंपल। इसको नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। इसको एक बार नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना, और कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? एक क्वेश्चन नोट करना, एक क्वेश्चन नोट करना। इन ए क्लोज सिस्टम, एक क्वेश्चन नोट करना। इन ए क्लोज सिस्टम, छोटा सा है। इन ए क्लोज सिस्टम 150 kilojule of the work is supplied. In a closed system 150 kilojule work of supplied. In a closed system 150 kilojoule work is supplied if the initial volume is, if the initial volume is 0.6 meter cube, if the initial volume is 0.6 meter cube and the pressure of the system is, in a closed system 150 kilojoule of work is supplied. In a closed system 150 kilojoule of work is supplied if the initial volume is 0.6 meter cube, initial volume is 0.6 meter cube, and pressure of the system changes, and pressure of the system changes according to
and pressure of the system changes according to P is equal to 8 minus 4V. P is equal to 8 minus 4V, where P is in bar and V is in meter cube. Determine the final pressure and volume of the system. Determine final pressure and volume of the system. Determine final pressure and volume of the system. सुनो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। आपको क्या दे रखा है, 150 किलो जूल ऑफ वर्क इज सप्लाइड इफ द इनिशियल वॉल्यूम इज कितना 0.6 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है कितना 0.6 मीटर क्यूब, और वर्क सप्लाइड कितना है 150 किलो जूल। किलो जूल है, जूल है, किलो जूल है। क्वेश्चन सही लिखा है, कुछ गलत लिखा है? क्वेश्चन सही लिखा है, कुछ गलत लिखा है? सही लिखा है, गलत लिखा है? गलत लिखा है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। उसमें लिखा है, ये क्वेश्चन गेट का प्रीवियस ईयर है, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। आपको पता है कि उसमें लिखा है 150 किलोजूल वर्क इज सप्लाइड। वर्क सप्लाइड का मतलब समझते हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है ना, तो ये माइनस 150 होगा, 150 नहीं होगा। डेल्टा डब्ल्यू माइनस दे रखा है, वर्क सप्लाइड। समझ पाए? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी सा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। बहुत सारे लोगों ने गलत किया था क्योंकि लोगों ने डेल्टा डब्ल्यू को 150 लिया था। उसमें दिया है वर्क सप्लाई टू द सिस्टम, और सिस्टम में सप्लाई कर रहे हो मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब नेगेटिव, सिंपल है ना। एक्सटीरियर वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे चेक करते हैं? बेटा सिंपल सी बात है कि ये आपका सिस्टम है और ये एक्सटीरियर लगा हुआ है और एक्सटीरियर रोटेट कर रहा है, तो आप तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में मत जाओ, आप तो सिर्फ कॉमन सेंस से देखो। आप कॉमन सेंस से देखो अपने। आपको ये बात समझ नहीं आ रही क्या कि अगर ये एक्सटीरियर रोटेट करेगा तो सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आ रही होगी। अगर ये एक्सटीरियर रोटेट करेगा तो सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आ रही होगी, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, सिंपल। और अगर कभी एक्सटीरियर ऐसा लगा है और अब रोटेट कर रहा है, आपका सिस्टम ये है, इसका मतलब है कि सिस्टम एक्सटीरियर के थ्रू एनर्जी दे रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। तो आप तो सिंपल एनर्जी का फ्लो देखा करो कि एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ है। अगर वर्क के वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, अगर वर्क के वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, देन वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। और वर्क के वजह से सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, देन वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, सिंपल है ना। ठीक, देखो देखो बहुत सिंपल सी बात है। V1 ये दे रखा है, P1 निकाल लो। P1 कितना आएगा 8 माइनस 4 इंटू 0.6। इसको सॉल्व करना है यार, कितना आएगा? कितना आएगा 2.4। 2.4 मतलब ये कितना हो जाएगा 5.6 बार। ये इतना होगा क्या, एक बार क्रॉस चेक करते रहना। 5.6 बार हो जाएगा, है ना। उसके बाद मुझे वर्क दे रखा है कितना, वर्क मुझे पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, P इंटू डी वी, और वर्क दे रखा है -150 किलो जूल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P डी वी। प्रेशर ये है 8 माइनस 4V, और डी वी प्रेशर किस में था, बार में, ये किस में, किलो में। तो प्रेशर को भी किलो में कन्वर्ट करोगे
तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, और इसको इंटीग्रेट कर दो V1 से V2, मतलब 0.6 से V2, तो माइनस ऑफ 150 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 8V माइनस 4V2 स्क्वायर बाई 2, 0.6 से V2 इंटू 100 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1.5 इज इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट करोगे 8V2 माइनस 0.6, माइनस हो जाएगा 2V2 स्क्वायर माइनस 0.6 स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लो और मुझे V2 बता दो कितना आएगा। सॉल्व कर लोगे क्या? 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे मेरे भाई, ये वर्क किस में है? किलो जूल में है। प्रेशर किस में है? बार में है। लिखा है ना, प्रेशर बार में है, तो बार में है तो इधर भी तो किलो में कन्वर्ट करोगे। बार क्या होता है? 10 टू द पावर 5। किलो क्या होता है? 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 5 को 10 टू द पावर 3 में कैलकुलेट करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। कर लोगे क्या इसके आगे? अच्छा सॉल्व कर ही लो यार, मुझे बता दो, आंसर बता दो। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 8V2 माइनस 4.8 माइनस 2V2 स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा? 0.36, 0.36 इंटू 2, 0.72, है ना। तो हो जाएगा माइनस 1.5 प्लस 0.72 प्लस 4.8 इज इक्वल टू माइनस 2V2 स्क्वायर प्लस 8V2, है ना। ये हो जाएगा 2 ऑफ V2 स्क्वायर माइनस 8V2 माइनस 1.5 प्लस 0.72 प्लस 4.8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे V2 बता दो कितना आएगा। देखो एक बार 10.77 आ रहा है क्या? V2 की वैल्यू 0.35 आएगी, ऐसी किसी की आ रही है क्या? V2 की वैल्यू 0.35 के आसपास आ रहा है क्या किसी का? यार आप खुद दिमाग लगाओ, वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना, ऑन द सिस्टम में मतलब कंप्रेस होगा, ऑन द सिस्टम में कंप्रेस होगा। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 0.6 है, तो फाइनल वॉल्यूम 0.6 से कम ही आएगा, तो 10.77 तो वैसे भी गलत है। वर्क डन ऑन द सिस्टम था ना, नेगेटिव वर्क था, तो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो इससे तो कम ही आएगा। इसको एक बार सॉल्व करना, कितना आएगा? थ्री 3.41 भी नहीं आएगा यार, 0.6 से तो कम ही आएगा ना, 0.35 आएगा ऐसा कुछ। बाद में इसको चेक कर लेना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कुछ गलतियां हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कुछ गलती हो, कुछ ऐसा आएगा। और V2 आ गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके P2 भी आ जाएगा। एक बार पूरी कैलकुलेशन चेक कर लेना, इतना आएगा लगभग, है ना। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में गलती हो। ठीक है, कर लोगे क्या? कैलकुलेशन चेक कर लोगे क्या? सिंपल, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, वॉल्यूम दे रखा था P1 आ जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, डेल्टा W ये था, PdV में P की वैल्यू पुट की और इंटीग्रेट कर दिया है केवल, है ना। 8V माइनस 4V2 स्क्वायर बाई 2, ये किया, माइनस 1.5, 8V2 माइनस इतना, ठीक है, 2 इतना इतना इतना, हाँ ठीक है, ठीक है, कर लोगे ना। एक क्वेश्चन और नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
एक क्वेश्चन लिखना, एन आइडियल गैस, ये क्वेश्चन ईएससी का है, 10 मार्क्स का आया था, ईएससी प्रीवियस ईयर का है, लिखना क्वेश्चन अच्छा था। एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, an ideal gas is heated at constant volume until its temperature becomes, an ideal gas is heated at constant volume until its temperature becomes 3 times of original temperature. 0.35 आ रहा है ना, ठीक है, until its temperature becomes 3 times of original temperature. Then it is expanded isothermally, up to the original pressure. Then it is expanded isothermally, up to the original pressure, आगे लिखना, the gas is then cooled at constant pressure, till the gas is constant cooled at constant gas is then cooled at constant pressure till it is restored to original position. Determine net work per kilogram of the gas. Determine net work per kilogram of gas. Determine net work per kilogram of gas if initial temperature is 360 Kelvin. If initial temperature is 360 Kelvin. 360 Kelvin. ठीक है, फिर से सुनना क्वेश्चन, ईएससी का था, an ideal gas is heated at constant volume until its temperature is 3 times of the original temperature, then it is expanded isothermally up to the original pressure. ठीक है, the gas is then cooled at constant pressure till it is restored to original state. Determine the net work per kilogram of the gas if the initial temperature is 360 Kelvin. सुनना, मामला क्या है, यहां पर देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो ना, जिसमें बहुत बड़ी लैंग्वेज दे रखी हो कि पहली प्रोसेस में ये हुआ, दूसरी प्रोसेस में ये हुआ, तीसरी प्रोसेस में ऐसा दे रखा है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, सुनो, आपको इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है, 360 केल्विन। आपको क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन था, मैं एक सेंटेंस पढ़ करके ड्रॉ कर रहा हूँ ना, एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल द टेम्परेचर बिकम्स 3 टाइम्स। इसको हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, आइसोकोरिक प्रोसेस हीट कर रहे हैं, कुछ ऐसा होगा 1 से 2 आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट कर दिया,
कुछ इस तरह से कि जो T2 है वो 3 टाइम्स ऑफ T1 हो गया। तो T2 है 3 ऑफ T1 है, 360 इंटू 3 करना कितना आता है? 1080 केल्विन आता है क्या? T2 कितना हो जाएगा? 1080 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इट इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली अप टू द ओरिजिनल प्रेशर। आइसोथर्मल का जो स्लोप है पीवी डायग्राम में वो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो निगेटिव स्लोप एक्सपेंशन आइसोथर्मली कुछ ऐसा होगा, फाइनली यहाँ पे आएगा ओरिजिनल प्रेशर के बराबर। फिर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है ना आइसोथर्मल, तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा कितना? 1080 केल्विन। फिर दे रखा है कि द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल, अब कांस्टेंट प्रेशर में कूल कर दिया है इसको, कांस्टेंट प्रेशर पे कूल कर दिया है, तो ऐसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम था। डिटरमाइन द नेट वर्क पर किलोग्राम ऑफ द गैस इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज इतना। देखो मामला क्या है, सुनो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है डेल्टा डब्ल्यू कि हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2, डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3, डेल्टा डब्ल्यू 3 से 1, ये हो जाएगा। सबसे पहले तो डेल्टा डब्ल्यू 1 से 2 निकालो। 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है? 1 से 2, ये है 1 से 2। 1 से 2 क्या है? आइसोकोरिक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, और कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क ट्रांसफर क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर वर्क ट्रांसफर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सिंपल। डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3 देखो, डेल्टा डब्ल्यू 2 से 3 देखो, 2 से 3 के लिए वर्क ट्रांसफर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए वर्क ट्रांसफर कल मैंने प्रूफ कराया था, क्या आया था? MRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, मतलब V3 अपॉन V2, ये हो जाएगा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, आपको पता है ना कि फॉर 2 से 3, टू 3 के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब P2 V2 बराबर क्या हो जाएगा? P3 V3 हो जाएगा, है ना? और अगर ऐसा है तो V3 अपॉन V2 हो जाएगा कितना? P2 अपॉन P3। तो इसकी जगह P2 अपॉन P3 भी लिख सकते हो, तो डेल्टा W क्या हो जाएगा? MRT ln P2 अपॉन P3। और आपको पता है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो जितना P3 है उतना ही P1 है, ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये हो जाएगा MRT ln P2 अपॉन P1। अगर P2 और P1 में रिलेशन मिल जाए तो काम बन जाएगा अपना, P2 और P1 में रिलेशन मिल जाए तो काम बन जाएगा। देखो आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, 1 पे P1 V1 इज इक्वल टू MRT1, और 2 पर डिवाइड भी कर दो साथ में, P2 V2 इज इक्वल टू MRT2। देखो MR से MR कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो P2 अपॉन P1 आएगा कितना? T2 अपॉन T1, और ये कितना था? 3 टाइम्स हो गया था टेम्परेचर। वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, किस में निकाल रहे थे अपन? 2 से 3 में। M कितना है? 1। R नहीं दे रखा है। टेम्परेचर कितना है? 2 से 3 में टेम्परेचर कितना था? ये था 1080 इंटू ln 3। मुझे इसकी वैल्यू बता दो, समथिंग इंटू R आएगा, R के टर्म में कुछ वैल्यू आएगी, 2 से 3 के लिए कितना आएगा बता दो मुझे। समथिंग इंटू R आएगा, कितना आएगा?
कितना 1177.2 आर। ये आ जाएगा किलो जूल। ये किस में आएगा 2 से 3 में। फिर मुझको किस में निकालना है, 3 से 1 में निकालना है। तो डेल्टा डब्ल्यू 3 से 1 में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर था ना, तो प्रेशर इंटू वी फाइनल, फाइनल V1 और इनिशियल V3, V1 माइनस V3 ये हो जाएगा। ठीक, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ भाई, ये था प्रेशर इंटू वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थी 3 से 1, तो प्रेशर V1 माइनस V3 हो जाएगा, V1 माइनस V3 हो जाएगा। ठीक है, सुनो, अब क्या करो, यहां से V1 को ले लो कॉमन, P1 V1, V1 को ले लो कॉमन, 1 माइनस क्या हो जाएगा V3 अपॉन V1, सिंपल। ठीक है, और V3 अपॉन V1 हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू 3 से 1 हो जाएगा, P1 V1 की जगह लिख दो MRT1, 1 माइनस V3 अपॉन V1। और देखो V1 किसके बराबर है, V2 के बराबर है। V1 किसके बराबर है, V2 के। तो V3 अपॉन क्या हो जाएगा, V2। V1 और V2 बराबर है ना, तो वैल्यू पुट कर दी। और देखो V3 अपॉन V2 हमने कहीं निकाला है क्या, ये निकाला है। V3 अपॉन V2 किसके बराबर था, P2 अपॉन P3 के। और P2 अपॉन P3 किसके बराबर है, P2 अपॉन P1 के। और वो किसके बराबर है, 3 के। समझ पा रहे हो, देखो V3 अपॉन V1 V2 चाहिए, V3 अपॉन V2 किसके बराबर है, P2 अपॉन P3 के। और P2 अपॉन P3 किसके बराबर है, P2 अपॉन P1 के। और वो किसके बराबर है, 3 के। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा डब्ल्यू 3 से 1, M1 था, R T1 कितना था 360, 1 माइनस 3। मुझे इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा, R के ही टर्म में बताना कितना आएगा, माइनस ऑफ 720 ऑफ R किलो जूल, इतना आएगा। देखो इतना ही आएगा ना, 360 इंटू 2 720 आ जाएगा। तो देखो ये कितना आया था, ये इतना आया था, और ये इतना आया था, और यहाँ पर वर्क कितना आया था, 0 आया था। तीनों को ऐड कर दो, तो डेल्टा डब्ल्यू नेट कितना आ जाएगा, 0 प्लस ये पॉजिटिव था 1177.2 आर, और ये नेगेटिव था माइनस 720 आर। मुझे नेट बता दो, नेट वर्क कितना आएगा। मुझे नेट वर्क बता दो कितना आएगा। फोर 457.2, सिंपल है ना। बहुत सिंपल सी बात है यार, आपको देखो कुछ भी नहीं करना था, केवल प्रोसेस में कुछ कुछ डाटा मैनिपुलेट करना था। ये वर्क 0 होगा, आपको पता था आइसोकोरिक के लिए। आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला ये होता है V3 अपॉन V2। आपको पता है आइसोथर्मल है P2 V2 बराबर P3 V3 होगा। तो V3 अपॉन V2 की वैल्यू निकाल ली इससे, और यहाँ पर P2 अपॉन P3 की कुछ कुछ जुगाड़ लगा करके वैल्यूज निकाल ली, और फाइनली कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिखा, और यहाँ पे भी डाटा मैनिपुलेट करके कुछ वैल्यूज निकालनी है ना। इसको एक बार नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। इसको एक बार नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो।
ये ईएससी का ही प्रीवियस ईयर है, 10 मार्क्स का पूछा गया था। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर लिया ना? ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन वगैरह समझ में आ रहे हैं? थर्मो को समझ में आ रहा है क्या? कुछ थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? है ना? थर्मो इस दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे इजी। मतलब जितना एचएमटी इजी था ना, उससे भी इजी सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको एक बार बातें समझ में आ गई तो। और अगर थर्मो समझ नहीं आया ना, तो थर्मो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना। तो थर्मो को ऐसे ही अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, है ना, एक एक करके, है ना। आप देखो कि थर्मो में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। वर्क, ऐसा लगता है कि वर्क में कुछ है ही नहीं, लेकिन आप वर्क को डिस्कस करने जाओ तो वर्क बड़ी चीज है। ऐसा लगता है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ है ही नहीं, लेकिन जब आप क्वासी स्टेट को, रिवर्सिबल को, इरिवर्सिबल को डिस्कस करने जाते हो तो उसमें टाइम लगता है ना। तो थोड़े सा समय देना पड़ेगा, बाकी थर्मो इजी है ना। ठीक है। अच्छा ठीक। अरे केमिकल वाले इतना चिंतित क्यों हो रहे हो भाई? आपका मैं प्रीवियस ईयर उठा लूंगा आज, है ना। कल मैं केमिकल के प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लेंगे अपन, है ना। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, है ना। एक्चुअली मैं मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर इसलिए ज्यादातर सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल में क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट आते हैं, तो केमिकल में सॉल्व हो ही जाते होंगे, है ना। बाकी कल से अपन प्रीवियस ईयर केमिकल का भी देख लेंगे, है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अपन कल बात करते हैं। ठीक है, बाय बाय।